हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी पाठशाला मस्ती की पाठशाला, जहाँ पे होगी थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारे पढ़ाई। मैं दीपक सर एज प्रॉमिस्ड आपके लिए लेकर आया हूँ 69 आउट ऑफ 70 सीरीज, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, और उसका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं आज तक। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ नेचुरल फेनोमेना देखे थे, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन का प्रोसेस देखे थे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट किए थे, और मटेरियल ऑफ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन देखे थे। आज है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला लेक्चर, जो कि रे ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपको थ्योरी वाला लेक्चर और कोई आने वाला नहीं है। मेरा बोर्ड में जितने आने वाले थ्योरी है एग्जैक्टली एज पर एनसीईआरटी, एज पर द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड्स, मैं आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये आज का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे, 4 एक्चुअली में 4 चीज़ें पढ़ेंगे, 2 माइक्रोस्कोप के बारे में, 2 टेलीस्कोप के बारे में, और ये है हमारा थ्योरी का लास्ट लेक्चर, है ना। फाइनली 1 चैप्टर इज कम्प्लीटेड, है ना, मतलब कंप्लीट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा शुरू करूँगा सोच रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ सिंस ऑप्टिक्स चल रहा है, रे ऑप्टिक्स के बाद मैं वेव ऑप्टिक्स से कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वेव ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम होता है, वेव ऑप्टिक्स समझ में नहीं आता है। बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आए तो उसका एग्जैक्ट आंसर कैसे लिखे, न्यूमेरिकल भी 5 मार्क्स वाले आते हैं कभी कभी वेव ऑप्टिक्स से, तो वो सारी चीज़ें हमें कर लेनी चाहिए। तो इस लेक्चर के बाद आपका मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वेव ऑप्टिक्स। तो आप जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जो अभी तक पढ़े नहीं हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, या जिनके पास टाइम कम है, जो कि ट्यूशन में सीख नहीं पा रहे हैं, कॉलेज में प्रॉब्लम हो रहा है, लॉकडाउन के वजह से घर में बैठे हैं। आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, और जितना ज़्यादा होगा लोगों को फ़ायदा करवाने की कोशिश करिए। समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम सबसे पहला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। कुछ बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे सर ह्यूमन आई के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे, दैट इज़ इन योर क्लास 10th, और वो तुम्हारा एनसीईआरटी में लिख दिया गया है अच्छे से कि दिस इज़ इन योर क्लास 10 बोल के। तो अगर आपको पढ़ना है तो क्लास 10 का पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में आएंगे नहीं, तो इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। सिंपल माइक्रोस्कोप से शुरू करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर आपको अच्छे से पता होगा तो माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है ना। माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो पास में है, हमें दिखाई नहीं देता है, उनको देखने के लिए। जैसे कि हम लोग जनरली माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं बैक्टीरियाज देखने के लिए, ब्लड का सैंपल टेस्ट करवाने के लिए, है ना, डिफरेंट कामों के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। या फिर लैब में यूज़ करते हैं तो लीफ के अंदर स्टोमाटा देखने के लिए, है ना, लीफ के अंदर क्या क्या चीज़, वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप का काम है वो छोटा सा ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा, और वो छोटा सा ऑब्जेक्ट हमारे पास में होगा, बहुत पास में, बहुत क्लोजली होगा हमारा, है ना। अब देखोगे माइक्रोस्कोप को ऐसे आँख से दिखाना। तो पहला काम है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सिंगल कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है बताओ, कन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है? कन्वेक्स लेंस ऐसा दिखता है। ए सिंगल कन्वेक्स लेंस को बोला जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंगल कन्वेक्स लेंस। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना। हमारे उड़िया में तो भूतो काचो बोलते थे, जैसे कि वो बचपन में कंपास के अंदर भी आते थे कभी कभी, मुझे प्राइज मिलता था, मुझे याद है 15 अगस्त को डिबेट देने पे, तो वो कंपास के अंदर वो वाला आता था, है ना, ऐसे वाला होगा, एक ऐसा शेप का, आप देखे होंगे, ऐसा होगा ऐसे, और यहाँ पे अंदर में एक ग्लास लगा होगा, ठीक है, इस तरह का होता था, ऐसे देखते थे, है ना। जो डिटेक्टिव होते हैं उनका फोटो ऐसे निकलता है ना, वो उसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये एक सिंगल लेंस होता है, सिंपल सी बात। करते क्या है, हमारा काम क्या है ना, हम इसको क्या करेंगे, द आइडिया इज टू प्रोड्यूस एन एनलार्ज्ड, पहली बात एनलार्ज्ड, जो ऑब्जेक्ट लोगे उससे बड़ा होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए ताकि हमें अच्छे से दिखे, और दूसरा वर्चुअल इमेज हम लोग फॉर्मेशन करवाते हैं, क्योंकि हम कन्वेक्स लिए हैं। और कन्वेक्स लेंस में अगर आपको क्लास 10th का थोड़ा सा याद होगा, या जो मैं सिखाया था याद होगा, तो ऑलमोस्ट सारे केसेस में इसके रियल इमेज फॉर्मेशन होते हैं, और रियल इमेज इन्वर्टेड होते हैं। तो अगर हमें इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन करवाना है
तो कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल और हमारा एनलार्ज्ड इमेज चाहिए। तो सोचो हमारा इमेज का नेचर के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट होना चाहिए। तो अगर हमें कभी भी कन्वेक्स लेंस में अगर वर्चुअल इमेज चाहिए तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे ये हमें पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा ना। द ऑब्जेक्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट और क्लोजर देन द फोकल लेंथ। ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। क्या काम है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे हम लोग, सोचो ना। ऑब्जेक्ट को एट और क्लोजर देन द फोकल लेंथ, मतलब ये हमारा अगर लेंस है तो इस लेंस का फोकल लेंथ होगा। क्या क्या फोकल लेंथ होगा, देख, इस साइड में एक फोकल लेंथ होगा f, इस साइड में एक फोकल लेंथ होगा f डैश। अगर आपको याद है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस, इसको बोलते हैं सेकंड फोकस, राइट। हमारा जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो इसी f के आसपास में रखेंगे। ये हो गया हमारा ए बी ऑब्जेक्ट। ए बी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ए बी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, याद करो अभी हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे। इमेज कैसे फॉर्मेशन करवाते हैं ना, हम रे चूज करते हैं। एक रे जो कि नीचे से पास करेगा वो रे से सीधा चला जाएगा, उसके बारे में हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक रे कैसे जाएगा ना, जो रे ऐसे पैरेलल जाएगा रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगा ऐसे, राइट, फोकस से पास करेगा। और एक होगा जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो हमेशा ऐसे सीधा चला जाएगा। तो ये दोनों रे तो मिल नहीं रहे हैं, ये दोनों रे डाइवर्ज कर गए ऐसे। तो अगर इन दोनों को हमें मिलाना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग इनको ऐसे एक्सटेंड करेंगे। देखो ऐसे एक्सटेंड करेंगे पीछे, तो लोग यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरा इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। क्या आप देख पा रहे हो, दिस इज माई ऑब्जेक्ट एच एंड दिस इज माई इमेज एच डैश। आप लोग देख पा रहे हो बच्चों, इमेज कैसे फॉर्मेशन कराया। रे ड्रॉ करते हुए ही आपको समझ में आएगा। एक बार अगर डायग्राम ड्रॉ हो गया फिर देखोगे तो आपको सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए वीडियो को बार बार पीछे करके कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ उसको देखिए, कैसे रे चूज कर रहा हूँ। सीधा पैरेलल गया तो फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा, मिले नहीं दोनों तो पीछे से। तो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होगा, है ना। ये मेरा ऑब्जर्वर है, ये मेरा कौन है, ऑब्जर्वर। वो यहाँ से देख रहा होगा तो उसको यहाँ पे मेरा क्या दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगा। क्या मेरी बात क्लियर है। अब बात है कि ये जो इमेज को फॉर्मेशन करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, जो इमेज को फॉर्मेशन करवाए, अब हम इमेज को देखेंगे। तो इमेज को दो जगह में फॉर्मेशन करवा सकते हैं हम लोग। इमेज फॉर्मेशन हम लोग दो जगह में कर सकते हैं। कैसे, पहला पार्ट करते हैं, इफ इमेज को फॉर्म्ड एट डी। डी क्या है, ये डी क्या है सर, डी फॉर दीपक है क्या सर, नहीं सर, डी फॉर दीपक नहीं, डी को बोला जाता है नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। और इसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब हम जो एक्चुअली हमारा जो आँख है ना, हमारा आँख में मतलब अजीब तरह से बना हुआ है। कैसे अजीब तरह से बना हुआ है, देखो ना, हमारा आँख का एक होता है नियर पॉइंट और एक होता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब ना, हम ऐसे में हाथ, मतलब मान लो कि मैं हाथ को देख रहा हूँ, देखा देखा देखा, पास लाया, एक पास आ जाएगा, जिसके और पास लाऊंगा ना मेरे आँख में दर्द हो जाएगा देखने के लिए, मैं अच्छे से देख नहीं पाऊंगा, ब्लर दिखेगा। बहुत पास ले आओगे तो कुछ तो दिखाई नहीं देगा। देख के देखो, कुछ लिख लो और बहुत इतना पास से पढ़ो, ब्लर दिखेगा। इसका मतलब है कि एक मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक मैं बहुत अच्छे से खुशी आराम से देख सकता हूँ, उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको बोला जाता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
डिस्टिंक्ट विजन, इसको बोला जाता है नियर पॉइंट, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, जिसका वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इमेज को फॉर्मेशन करवाना चाह रहा हूँ कहाँ पे, डी पे, इमेज को कहाँ पे फॉर्मेशन करवा रहा हूँ, डी पे, राइट। अगर मैं इमेज फॉर्मेशन करवा रहा हूँ डी पे, तो मेरा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा, वही हमारा काम है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। ध्यान से सुनो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m इक्वल टू एच डैश बाई एच और v बाई यू, समझ में आया, v बाई यू। अच्छा, v को कॉमन रख दो, 1 बाई यू, थोड़ा इधर देख, 1 बाई v माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, दिस इम्प्लाइज 1 बाई v इक्वल टू 1 बाई u इक्वल टू वाट, 1 बाई u इक्वल टू वाट, 1 बाई v माइनस 1 बाई एफ, 1 by v minus 1 by f, put it here, so you will get v into 1 by v minus 1 by f, 1 by v minus 1 by f। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो v भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एफ, सॉरी v बाई एफ, 1 माइनस v बाई एफ। अब ध्यान से देखो, v का वैल्यू कितना है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में है, तो माइनस डी, v का वैल्यू है माइनस डी, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो तुम्हारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। तो इस केस में तुम्हारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया 1 plus d by f. This is the magnification produced when we want to form the image at the near point of human eye, that is at d. ये उसका डायग्राम समझ में आनी पड़ेगी, कैसे किया, एच डैश बाई एच, वी बाई यू, v को रख देते हैं, 1 बाई यू को यहाँ से 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ डाल दिया, 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ में v को मल्टीप्लाई कर दोगे तो v भी कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई वी बाई एफ, 1 माइनस वी बाई एफ। बट मेरा v का वैल्यू कितना है, माइनस डी, क्योंकि इस साइड फॉर्मेशन हो रहा है, तो माइनस डी डालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, v के बदले d बाई एफ। सो 1 प्लस d बाई एफ is the magnification that is produced by a simple microscope when the image is formed at near point of human eye। कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो पक्का 100% समझ में आ गया। ये मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन है, किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप का पहला केस, जहाँ पे हमको इमेज को कहाँ फॉर्मेशन करवाना है, नियर पॉइंट में। मैं अभी ऊपर वाला मिटाने वाला हूँ, इतना आप देख लो। सिंपल माइक्रोस्कोप का एक सिंगल कन्वेक्स लेंस होता है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है। दूसरा हम लोग कैसा इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं, इरेक्ट, आप देख पा रहे होंगे इरेक्ट है ना, इरेक्ट हो गया मतलब वर्चुअल इससे बड़ा आ गया इसीलिए एनलार्ज्ड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज। और हम लोग आंख जो है ऑब्जर्वर वो पूरा लेंस को लगा के देखता है, आप देखोगे ऐसे देखते हैं ना, पास से देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, या तो ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकल लेंथ में रखना पड़ेगा, या तो फोकल लेंथ से क्लोजर, मतलब फोकल लेंथ से इस साइड है ना, एट और क्लोजर देन द फोकल लेंथ। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, हमेशा याद रखो, 1 2 3, ये 3 पॉइंट याद रखना है। ये तो वैसे ही पॉइंट है, ठीक है, 1 2 3, ये 3 पॉइंट आपका डबल टिक कर देता हूँ, इसको याद रखने हैं। नहीं लिखे हो अभी के अभी स्क्रीन पॉज करके लिखो, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। इसका केस 2 करेंगे। केस 1 समझ में आ गया। जब हमें ये इमेज को फॉर्मेशन करवाना है, अब ये इमेज ही हमें दिखने वाला है,
तो इस इमेज को हम ऐसे जगह फॉर्मेशन कराएंगे जहाँ पे हमें देखना कंफर्टेबल है। तो हम क्या किए, हम सोचे कि हम डी पे फॉर्मेशन करवा के देखते हैं, क्योंकि डी पे आ गया तो हमें दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डी पे हम फॉर्मेशन करवा के देखे तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है 1+d/f, इतना मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है। फिर हम लोग इसका केस 2 देखेंगे। उसके लिए मैं ये ऊपर वाला सेक्शन मिटा रहा हूँ, है ना। इसका केस 2 देखेंगे हम लोग। केस 2 क्या है ना, अगर हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं इमेज को इन्फिनिटी में, है ना, इसका केस 2 बता रहा हूँ। देखो इसका केस 2, केस 1 हो गया, इसका केस 2, इमेज टू बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और एक चीज याद रखना हमेशा, ये इन्फिनिटी पे जब फॉर्मेशन होता है तभी जाके ये क्लियर एंड कंफर्ट विजन होता है, क्लियर एंड कंफर्ट विजन, ठीक है। लेकिन जब डी पे फॉर्मेशन करवाते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रेन इन आई, आंख में थोड़ा सा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। जब भी हम डी पे इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं तो हमारे आंख में थोड़ा सा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, मतलब हमें देखने में तकलीफ होता है थोड़ा। लेकिन कोई भी चीज़ जब इन्फिनिटी में फॉर्मेशन होता है इमेज, तो उस इमेज को देखने के लिए हमें तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि दूर का चीज़ें हमें आसानी से दिख जाते हैं, है ना। तो क्लियर एंड कंफर्ट विजन अगर कभी आपको क्वेश्चन में दिखेगा तो आप समझ जाना कि वो इमेज को कहाँ फॉर्मेशन करवाने के लिए बोल रहा है, इन्फिनिटी में फॉर्मेशन करवाने के लिए बोल रहा है। तो आप उसी हिसाब से आगे की कैलकुलेशंस करना। अभी और एक बात आपको समझना है कि जब इन्फिनिटी में फॉर्मेशन होता है देन उसके लिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन नाम का टर्म आता है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन नाम का टर्म आ जाता है, ठीक है। ये जो मैग्नीफिकेशन लिख रहे थे ये लीनियर मैग्नीफिकेशन है, ठीक है, लीनियर हम पढ़े होंगे इधर, लीनियर मैग्नीफिकेशन ये लीनियर होता है h/h v/u, लेकिन ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन है तो इसका डेफिनेशन ही अलग है। इसका डेफिनेशन होता है m = θo/θi, ये होता है इसका डेफिनेशन। ये θo क्या है और θi क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, वो रट लेते हैं, है ना। तुम्हें रटना नहीं है, समझना है। θo क्या है, θo क्या है और θi क्या है। θo इज द एंगल subtended when object is at D। अगर हम ऑब्जेक्ट को डी में रखते हैं तो वो कितना एंगल सबटेंड करेगा। जैसे कि फिगर ड्रॉ करो, ऑब्जेक्ट है ये ए बी, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है डी, और ये एंगल सबटेंड किया इधर θo, ठीक है। तो tan θo इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h और ये डिस्टेंस d, तो h/d that is tan θo which is also equal to θo because θo को क्या ले लेंगे हम लोग, स्मॉल। ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। एंगुलर मैग्नीफिकेशन डिफाइन होता है जब हमारा इमेज इन्फिनिटी में फॉर्मेशन करेंगे, नहीं तो नॉर्मल वाला मैग्नीफिकेशन h/h तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, है ना। जब डी पे फॉर्मेशन करवाना हो तो नॉर्मल मैग्नीफिकेशन निकाल दिए, उसका फॉर्मूला आ गया 1+d/f। अब बोल रहे हैं कि हम इमेज को अगर इन्फिनिटी में फॉर्मेशन करवाएंगे तो उसके लिए ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं चलेगा, उसके लिए तुम्हें एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है θo/θi। अब ये θo क्या है ना, एंगल सबटेंडेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी। ऑब्जेक्ट को डी में रख दो अगर ए बी को, तो जितना एंगल वो सबटेंड करेगा, ह्यूमन आई अगर कोई यहाँ पे देख रहा है तो उस एंगल को बोलेंगे θo। और θi क्या है, θi इज द एंगल सबटेंडेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट को उसके पोजीशन में रख दो, नॉर्मल पोजीशन में, मतलब
ये ऑब्जेक्ट H उसको U पे रख दो तो ये एंगल बनाएगा थीटा आई, ह्यूमन आई देख रहा होगा, तो लिखोगे टेन थीटा आई इक्वल टू H बाई यू। बट हम लोग इमेज कहाँ फॉर्मेशन करवाने वाले हैं? इन्फिनिटी में, एक्सक्यूज मी, इमेज कहाँ फॉर्मेशन करवाने वाले हैं? इन्फिनिटी में। अगर इमेज इन्फिनिटी में चाहिए तो उसके लिए भाई साहब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? फोकस पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? फोकस पे, तभी तो जाके इमेज फॉर्मेशन होगा इन्फिनिटी में। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया? h बाई एफ, ये हो गया h बाई डी और ये हो गया h बाई एफ। क्या आप देख पा रहे हो? क्या आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? मैं ये गलत लिखा हूँ थोड़ा सा, दिस इज थीटा आई बाई थीटा ओ, सॉरी हाँ, h बाई एफ, ये हो गया h बाई डी, ये हो गया h बाई एफ, एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा आई, बिकॉज अगेन थीटा इधर लिख देता हूँ, थीटा आई इज स्मॉल, थीटा आई इज स्मॉल, तो टेन थीटा आई, ये हो गया थीटा आई का फॉर्मूला, ये हो गया थीटा ओ का फॉर्मूला। क्या वैल्यू आ गया? उधर पुट कर दो, तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन इक्वल टू थीटा आई इज h बाई एफ बाई थीटा ओ इज h बाई डी, so it will be d by f. This is the magnification produced by a simple microscope when we want to form the image at infinity. दोनों केसेस आपको समझ में आनी पड़ेगी कि हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्ट का वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं, राइट। अब वो इमेज फॉर्मेशन करवाने के लिए ऑब्जेक्ट को या तो फोकस पे रखो या तो फोकस से पास में रखो। ये दूसरा पॉइंट था जो मैं मिटा दिया हूँ। तो हम लोग देखें कि जब इमेज फॉर्मेशन हो गया, उस इमेज को हम लोग डी से या तो इन्फिनिटी पे, डी मतलब नियर पॉइंट, इन्फिनिटी मतलब फार पॉइंट, है ना, मैक्सिमम दूर। तो डी पे अगर फॉर्मेशन करवाना चाहे नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, तो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करवाएगा वो प्रोड्यूस कराएगा 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, है ना। लेकिन ये स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा हमारे आई में, हमें देखने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो मैं बोला कि अगर मुझे इमेज फॉर्मेशन करवाना है इन्फिनिटी पे, तो फिर मैं उसके लिए नॉर्मल वाला मैग्निफिकेशन नहीं निकाल सकता हूँ, उसके लिए एक नया मैग्निफिकेशन निकलवाना पड़ेगा, दैट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, और उसका डेफिनेशन ही अलग है। उसका डेफिनेशन है थीटा आई बाई थीटा ओ। थीटा आई क्या है ना, जब ऑब्जेक्ट को तुम कहाँ पे रख दो? अपने पोजीशन में। अपने पोजीशन मतलब इन्फिनिटी में फॉर्मेशन करवाना चाह रहे हो तो उसका पोजीशन क्या होना पड़ेगा? फोकस। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो? फोकस में। तो यू का वैल्यू हो गया एफ, तो टेन थीटा आई एच बाई एफ, ट्राइंगल मस्त थीटा ओ। उसी तरह से जब ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट में रखो तो जितना एंगल बनेगा वो है थीटा ओ। ये डेफिनेशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो डिफाइन करके बताया गया है मैं वही चीज़ को आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में रहना चाहिए। पूरी क्लैरिटी आ गई। तो दो टाइप का फॉर्मूला आ गया हमारा। जब भी सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पूछे तो पहला सवाल ये होना चाहिए कि इमेज कहाँ फॉर्मेशन करवाना है, बोल। अगर इमेज को तुम्हें फॉर्मेशन करवाना है नियर पॉइंट पे तो 1 प्लस डी बाई एफ। अगर तुम्हें इमेज को फॉर्मेशन करवाना है फार पॉइंट इन्फिनिटी पे तो खाली डी बाई एफ। समझ में आ गया? आगे नहीं? तो ये थी हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी, राइट। ये थी हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी, कैसे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है, कौन सा इमेज प्रोड्यूस होता है, कौन से केस में क्या, इन सब के बारे में। इतने अच्छे से आपको वैसे भी कहीं से नहीं मिलेगा, और एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा घबराहट वाली चीज़ें हैं ना, तो परेशान मत होना आप उनसे। बहुत अच्छे से लिखा हूँ, स्क्रीन को पॉज करो, सब कुछ लिख दो, फिर हम लोग चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ लेते हुए, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का कहानी हम लोग पढ़ लिए, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लेंस होता था, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हुआ। क्या दिक्कत हुआ? थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि उसका जो मैग्निफिकेशन आया ना वो बहुत कम आया,
9 के आसपास आया था, उससे ज़्यादा नहीं आ पाया एक्चुअली, बड़ा बड़ा लेंस की ज़रूरत पड़ गया एक्चुअली। तो प्रॉब्लम यह था कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन बहुत कम था, हमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन करने की ज़रूरत थी। जैसे छोटे बहुत छोटे बैक्टीरिया को देखना है, वायरस को देखना है, तो यार 10 गुना मैग्नीफिकेशन करने से वो दिखाई नहीं देंगे, इसलिए हमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन करवाने की ज़रूरत थी। तो उस ज़्यादा मैग्नीफिकेशन करवाने के चक्कर में हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया गया और दिमाग लगाया गया कि एक नहीं, हमें 2 लेंस यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से मैंने आपको बताया था कि मैग्नीफिकेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका मैग्नीफिकेशन और इसका मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल, अगर हमें मैग्नीफिकेशन चाहिए तो। ठीक है, ओके। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं। एक लेंस होता है जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव और एक को बोला जाता है आई पीस। जैसे कि ये मेरा सपोज लेंस ऐसा है, ये एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक, तो इसको इसके पास रखा, इसलिए इस लेंस को मैं क्या बोलूँगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। और मैं यहाँ से देखूँगा, इसलिए इसको मैं बोलूँगा आई पीस। अगर आपको कभी ज़िंदगी में माइक्रोस्कोप देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि वो स्लाइड एक जगह में रखा जाता है, ट्यूब जैसा होता है, ऊपर से देखते हैं और नीचे एडजस्ट करते हैं ना, तो जो नीचे वाला रहता है ना वो होता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, और जहाँ से तुम देखते हो वो होता है तुम्हारा आई पीस। तो ये थोड़ा सा बड़ा रहता है और वो थोड़ा सा छोटा रहता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा ना, सबसे पहले तो इसमें से एक लाइट रे ऐसे निकलेगा और वो किधर से पास करेगा, ऐसे फोकस से पास करेगा, और एक लाइट रे इसमें से निकलेगा जो कि ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास करेगा। ये दोनों इधर मिल गए तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ए बी था तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब ये दोनों जो लेंस से इमेज रे ऐसे जा रहे थे, वो इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि मेरा लेंस में जाकर लाइट गिरे, है ना। ओके, ऐसे जो लाइट रे आया ये दोनों, ये अभी लेंस में गिरा तो ये दोनों यहाँ से फिर से इससे रिफ्रैक्ट कर जाएंगे, राइट। पहले यहाँ से 2 रे गए, एक रे ऐसे गया, ये रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास किया, सीधा गया लाइट में गिर के रिफ्रैक्ट हो गया। ये रे ऐसे गया, इधर गिरा, इधर चला गया, तो ये दोनों कहीं और जा रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये लोग कहीं यहाँ पे मिलेंगे, एंड दिस इज माई फाइनल इमेज, दिस विल बी माई फाइनल इमेज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे से, पक्का, चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ है जो कि क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये हो गया सेकेंड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड ये हो गया आपका फर्स्ट फोकस ऑफ आई पीस। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको लिखा जाता है एल, ट्यूब लेंथ। क्या लिखा जाता है? ट्यूब लेंथ। इसका सेकेंड फोकस, इसका फर्स्ट फोकस, इनके बीच में। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, ये वाला सेंटर है मान लो O1, ये वाला सेंटर है मान लो O2, राइट। अच्छा, अगर आप ध्यान से एक चीज देखोगे, ये जो ट्रायंगल है, ये अगर H हुआ तो ये भी क्या होगा, H, और ये अगर H डैश हुआ मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, ध्यान से सुनना, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ये वाला ऑब्जेक्टिव, प्रोड्यूस्ड बाई ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव। ओके, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला H डैश बाई H होता है सर, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया H, इमेज हो गया H डैश, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, राइट, H डैश बाई H। मैं बोला कि काम करता हूँ, ये हो गया O डैश, इसका नाम कुछ दे दो P, और
इसका नाम ठीक है। दो ट्राइंगल को देखो, POF1, ये वाला ट्राइंगल, मैं रेड कलर में बनाता हूँ, ये वाला ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल को देखो, राइट, ये ट्राइंगल को, और ये ट्राइंगल को देखो, ये क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो इसका जो टैन है, मैं बोलता हूँ इन ट्राइंगल PO1 FO1 एंड B डैश A डैश F नॉट डैश, है ना। ये एक्चुअली ऐसा सेटअप बनाया जाता है कि ये दोनों ऑलमोस्ट कैसा पॉइंट आए, सेम पॉइंट आए, राइट। मतलब A डैश जो है, A डैश, ये A डैश क्या बन जाएगा, FE भी बन सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कि ये सेटअप ऐसा बनाया जाता है कि ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना, वो कहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, FE पे। ऐसा सेटअप लिया जाता है, याद रखना। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज FE, राइट। ये दोनों सेम होते हैं, ऐसा सेटअप बनाया जाता है कि ऑब्जेक्टिव का जो इमेज बने वो आई पीस का फोकल लेंथ के आसपास आए, राइट। तभी तो जाके ऐसे रिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो कैसे होगा। इन दोनों में क्या हुआ ना, ये H/O1, H/ ये वाला डिस्टेंस, दैट इज F ऑफ फोकल लेंथ ऑफ O, because this length is focal length of objective and this is focal length of eyepiece, right. focal length H by focal length of objective, ये by ये, इसका tan equal to इसका tan, ये by ये, that is H dash by L। अरे ये लेंथ तो L है ना, तो H dash by L। this implies H dash by H का वैल्यू कितना आ गया, L by FO। This is the magnification produced by the objective lens। This is the magnification produced by the objective lens। मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहे हो, पहले दो लेंस के बारे में बताया, ट्यूब लेंथ क्या होता है बताया, एक का इमेज फॉर्मेशन करवाए, वो इमेज ऐसे फॉर्मेशन करवाते हैं कि वो आई पीस का फोकस के ऊपर या आसपास आता है। फिर हम लोग ये दो ट्राइंगल को कंपेयर किए, ये दो ट्राइंगल में इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम कराए, उसमें से H dash by H का वैल्यू निकला, विच इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव। आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात सुनो, मैं ऊपर मिटा रहा हूं, आप इतना देख के लिख लो सो दैट कि आगे आपको याद रहे, ठीक है। अगर मैं आई पीस को देखूं, इफ आई विल लुक एट द आई पीस, है ना, इफ आई विल लुक एट द आई पीस, दी आई पीस यहां पे लिख रहा हूं ना, दी आई पीस सिंपली बिहेव्स एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। देख लो, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज फॉर्मेशन करवाते थे। तो ये आई पीस भी तो अभी वही काम कर रहा है ना, जो आया उसी को वैसा ही बना दिया, एनलार्ज्ड और वर्चुअल बना दिया। तो आई पीस सिंपली बिहेव्स एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसका जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड होगा वो होगा 1+D/F। अगर हमें इमेज कहाँ चाहिए, इमेज एट D, या फिर ME इक्वल टू होगा D/F अगर हमें इमेज कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी में। अगर इमेज हमें कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी में। और मैं बताया था कि कंफर्ट वाला कौन सा वाला होता है, इन्फिनिटी। यही वाला हमारा कंफर्ट वाला है, राइट। तो देयरफॉर टोटल मैग्निफिकेशन विल बी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना प्रोड्यूस हुआ, L/FO इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस कितना प्रोड्यूस हुआ, D/FE। D/FE बिकॉज हम हमेशा इन्फिनिटी में प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
नहीं मिलेगा आपको डिटेल में, इतना डिटेल में इसको पूरा अच्छे से एनसीईआरटी को निचोड़ के मैं आपको दे रहा हूँ कि हाउ एग्जैक्टली द डेरिवेशंस आर डन, है ना। कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप का पहले हम लोग डेरिवेशन किए थे, डीप इमेज फॉर्मेशन भी करवा के और इन्फिनिटी में भी इमेज फॉर्मेशन करवा के, फिर उन दोनों को हम लोग यूज़ किए कि हमारा जो आई पीस है वो यहाँ पे भी वही काम करता है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल कन्वेक्स लेंस करता है। तो सिंपल कन्वेक्स लेंस, मैक्रो माइक्रोस्कोप, खत्म बात। क्लियर है, पूरा अच्छे से क्लियर है। ऑब्जेक्टिव का निकालना ही अच्छी बात होती थी, ये समझ में नहीं आता है बच्चों को। जब ऑब्जेक्टिव का निकालते हैं तो इन दो ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो लिखते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो इसका टैन इक्वल टू इसका टैन, इसका टैन मतलब h/FO, इसका टैन मतलब h'/L। और ये सेटअप ऐसा बनाते हैं कि द इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव इज फॉर्म्ड एट द आई पीस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इतनी बातें याद रहनी चाहिए, डेरिवेशन याद रहनी चाहिए, फॉर्मूला याद रहनी चाहिए इन्फिनिटी के लिए। इन केस तुम्हें पूछ दे इन्फिनिटी ने डी पे फॉर्मेशन करवाना है, ये मल्टीप्लाई करते, क्या फर्क पड़ता नहीं, क्या फर्क पड़ता नहीं। कुछ समझ में आ गया? अरे आएगी नहीं बोल, मज़ा आ जाएगा अगर तुम्हें अच्छे से फील आ जाएगा तो। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बच्चों की समझने की बस की बात ही नहीं होती है, ऊपर से जाता है उनका। लेकिन अगर तुम अच्छे से समझ रहे हो कि क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस प्रोसेस से कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन से ट्राइंगल लिख रहे हैं, एनसीईआरटी में ऐसे ट्राइंगल नहीं लिखे, फटाफट लिख दिया, तो तुम्हें घबरा जाओगे। घबराना नहीं है, पूरा अच्छे से डिटेल में सब कुछ एक बार समझ जाओ, फिर बार बार तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा और याद रहेगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आप इसको फटाक से लिख लो पूरा बोर्ड को, फिर हम लोग चलते हैं टेलीस्कोप की तरफ और पढ़ेंगे हम लोग टेलीस्कोप कैसे काम करता है। जल्दी लिख लीजिए। तो चलो बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे शानदार वाला चीज़ जो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप आप सब लोग देखे होंगे, हम कोई दूर का चीज़ को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, लेकिन पास का छोटे चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो टेलीस्कोप हम जो पढ़ने वाले हैं दो टाइप के पढ़ेंगे, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग मतलब सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा उसमें, तो क्या यूज होंगे, सिर्फ लेंसेस, ओनली लेंसेस विल बी यूज्ड इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जो कि मैं नीचे ड्रॉ किया हूँ, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप जिसमें सिर्फ लेंसेस यूज्ड है। और एक होता है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप जिसमें मिरर यूज होगा, उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा, डायग्राम भी ड्रॉ कराऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। अब इस टेलीस्कोप हम क्यों यूज करते हैं ना, द आइडिया इज टू प्रोड्यूस एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करना है हम लोगों को, किसका ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, एक दूर का ऑब्जेक्ट में एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करना है, और जो इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे उसको रेंज ऑफ विजन में, मतलब नियर पॉइंट से फार पॉइंट के बीच में हम लोगों को पुट करना है। ये हमारी कहानी है ना। और मैं तुम लोगों को बताया था कि अगर इसका मतलब कभी भी अगर कंफर्ट विजन बोल दे, आपको कंफर्ट विजन बोल दे, तो आपको इमेज कहाँ पे आना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे, ये याद रखिए हमेशा। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो भी आप इमेज को इन्फिनिटी पे मान के चलेंगे, क्योंकि कंफर्ट में रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो, इसमें दो लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव और एक होता है आई पीस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव थोड़ा लार्जर अपर्चर का होता है, ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्जर अपर्चर, ठीक है। लार्जर अपर्चर का कौन होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लाइट कलेक्ट करेगा, इसका साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा लाइट आके गिरेगा, उतना अच्छे से हमें इमेज दिखेगा। तो ये क्यों ना, टू कलेक्ट लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये दूर का ऑब्जेक्ट से लाइट को कलेक्ट करेगा, इसलिए इसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा हो गया। अब ये लाइट जो आ रहे हैं वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, मतलब कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से।
और ये आते टाइम प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हैं, अल्फा, राइट, अल्फा एंगल बनाते हैं। आए दोनों अगर इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दिए तो इमेज जो फॉर्मेशन होगा इसके बदले में, इसका वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा, फोकस पे, इसलिए फोकल लेंथ पे जाके इमेज फॉर्मेशन होगा। अब इस इमेज यहाँ से फॉर्मेशन होगा, लेकिन कहाँ पे फॉर्मेशन करवाना है, फिर से इन्फिनिटी। तो अगर इसका इमेज मुझे इन्फिनिटी पे चाहिए तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसका फोकल लेंथ में रहना पड़ेगा। मतलब ये वो पॉइंट हो गया जो इसका भी फोकस है और इसका भी फोकस है। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है तो बनना पड़ेगा इसके फोकस में, क्योंकि इन्फिनिटी में जाएगा बनेगा तो बनाना पड़ेगा इसके फोकस में। तो ये जो एंगल है इस एंगल को लिखते हैं अल्फा। इस वाले एंगल को क्या लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं हम लोग, है ना, इस वाले एंगल को। ओके, तो सोचो अगर ये अल्फा हुआ ये भी अल्फा हुआ तो मेरा tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया मेरा, मान लो हाइट कुछ भी h, तो दिस इज h एंड दिस डिस्टेंस इज FO, दिस यहाँ से यहाँ तक, है ना। tan अल्फा विल बी h/FO। कुछ भी समझ में आया कि नहीं आपको, पक्का समझ में आ रहा है। h/FO इज tan अल्फा एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू अल्फा, बिकॉज अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल। अल्फा की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, स्मॉल, इसीलिए h/F0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये वाला एंगल रियलिटी में ये वाला होना चाहिए था, पूरा पास में ही फॉर्मेशन होता है, बट मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। अगर ये वाला एंगल हुआ बीटा तो tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये वाला एंगल बीटा हुआ, क्योंकि अगर कोई आदमी यहाँ से देख रहा होगा पूरा पास में से तो उसको एंगल बनाएगा ये वाला बीटा। tan बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये हाइट हो गया h और ये डिस्टेंस हो गया FE, है ना, ये डिस्टेंस हो गया FE, तो tan बीटा की वैल्यू होगी h/FE विच इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा। तो क्या मुझे अल्फा का वैल्यू मिल गया और क्या मुझे बीटा का वैल्यू मिल गया, नहीं, यस, वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा h/FO, वी गॉट द वैल्यू ऑफ बीटा दैट इज f/FE। देन द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज बीटा बाई अल्फा एंड व्हाट इज बीटा, द वैल्यू ऑफ बीटा इज h/FE by h/FO, so you will get FO/FE, that is the magnification produced by a telescope। जब तुम्हें इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन करवाना हो, इमेज फॉर्मेशन करवाना हो इन्फिनिटी, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया FO/FE। दिस इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कैसे किया आपको समझ में आ गया। बीटा और अल्फा, आपको ये दो एंगल बस याद रखना है। अल्फा जो आता है इस ट्रायंगल से मिल जाएगा, मैं दोनों ट्रायंगल यहाँ पे आपको मार्क करवा देता हूँ, ये ट्रायंगल वाला रेड वाला और ये वाला ट्रायंगल, इसमें से मुझे मिल गया tan अल्फा और इसमें से मुझे मिल गया tan बीटा। समझ में आ गया बच्चों। तो मैं अल्फा और बीटा का वैल्यू ढूंढ लिया यहाँ से, और जैसे मुझे अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया तो मैं बोला कि मेरा जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू होगा दैट इज बीटा बाई अल्फा एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन टू बी F0/FE, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया। सिंपल सी बात है। क्या मेरी बात समझ में आ गया। टेलीस्कोप क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन से टाइप के लेंस होते हैं, इसका क्या क्या टाइप का न्यूमेरिकल आता है ना, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। हालांकि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा इस वीडियो के बाद जिसमें आपको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मैं एक लेके आया था लेंस और रिफ्रैक्शन का, उसी तरह का एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप परेशान मत हो, आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है कि 2-4 लेंस दे दिया, कौन सा लेंस लेना चाहिए, कौन सा लेंस नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस की मैं आपको एक सुपर वीडियो बना के दे दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। अभी के लिए आप ये पॉइंट्स, डायग्राम, डेरिवेशन पे ध्यान दो, क्योंकि अगर डेरिवेशन आते हैं
तो आपको मार्क्स नहीं कटने चाहिए। न्यूमेरिकल आते हैं तो वो अलग बात है, वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि हम सारे न्यूमेरिकल भी कवर करें, है ना। अभी के लिए आपको टेलीस्कोप के बारे में, उसका इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, उसका मकसद क्या है, डायग्राम क्या है, मैग्नीफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वैल्यू कितना आता है FO/FE, समझ में आ गया। तो ये थी पूरी कहानी टेलीस्कोप के बारे में और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में कहानी थी, समझ में आया। अब बात ये कि ये जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना। क्या प्रॉब्लम्स है, ध्यान से सुनो। इनके कुछ प्रॉब्लम्स है ना। क्या प्रॉब्लम्स ना, पहली बात तो कि इन लोगों का रिजॉल्विंग पावर बहुत कम होता है ना। आपको याद रखना पड़ेगा, लेस रिजॉल्विंग पावर क्या होता है ये आपको वेव ऑप्टिक्स में पता चलेगा। इनका लेस रिजॉल्विंग पावर होता है। दूसरा है, इनमें क्रोमैटिक अबरेशन आते हैं। क्रोमैटिक अबरेशन, ये क्रोमैटिक अबरेशन क्या होता है ये एंट्रेंस में पढ़ाऊंगा, ये आपके NCERT सिलेबस में है नहीं, बस एक वर्ड है क्रोमैटिक अबरेशन, आपको उतना याद रखना है। तीसरा चीज़ होते हैं, ये लोग वेरी हैवी होते हैं, वेरी हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। इनको एक जगह से दूसरे जगह लेने जाओ ना, बड़ा टेंशन बन जाता है। कांच के बने रहते हैं ना, इनका हैंडलिंग करना, इनको मतलब स्टोर करना, कहीं पे सेफली रखना बड़ा दिक्कत होता है। तो ये 3 प्रॉब्लम है जो कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के लिए आते हैं। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में अभी नहीं पढ़े। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ लेंस यूज होता है, मैग्नीफिकेशन FO/FE होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है क्या ना, इसका रिजॉल्विंग पावर कम होता है। दूसरा, हम लेंस यूज करते हैं तो इसमें क्रोमैटिक अबरेशन होता है। क्रोमैटिक अबरेशन क्या होता है, परेशान मत हो, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा भारी होते हैं और इनको हैंडल करना मुश्किल होता है, ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है, राइट। ये इनके साथ प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया गया। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कैसा दिखता है। उसका मैग्नीफिकेशन हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फटाक से लिख लो क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग टाइप का कोई मैग्नीफिकेशन का कैलकुलेशन नहीं है, उसका सिंपल एक डायग्राम है और एडवांटेजेस है, ठीक है। सिंपल एक डायग्राम है और एक एडवांटेजेस। डायग्राम देख लो। रिफ्लेक्टिंग टाइप या फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं ना। रिफ्लेक्टिंग टाइप या फिर इसको एस्ट्रोनॉमिकल भी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं कोई कोई, है ना, टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, है ना। कैसा दिखता है, मिरर यूज किया जाता है इसमें। देखो ऐसे 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 सीधा सीधा ऐसे ऐसे ही बनाए, ठीक है। ये जो पार्ट्स है ना, ये पार्ट्स में मिरर यूज किया गया है। ये वो पार्ट्स है जहां पे मिरर यूज किया गया है और बीच में एक बड़ा सा मिरर यूज किया गया है। इस तरह से एक बड़ा सा मिरर यूज किया, राइट। होता क्या है, देखो होता क्या है, ये सेटअप है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या टेरेस्ट्रियल। लाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से ऐसे सीधा आता है, नीचे से गया है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसके ऊपर गिरता है, टिक। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसके ऊपर गिरता है, टिक। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये इधर आता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये इधर आता है और फाइनली यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जर्वर खड़ा होता है
जो कि देख लेता है तुम्हारा इमेज को, है ना। दिस इज लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट आया और ऐसे 2 बार मिरर में रिफ्लेक्ट हुआ, इधर इधर इधर, और फिर हमारा ऑब्जर्वर को इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का दिखाई दिया। इसका फायदा क्या है, बेनिफिट्स। इसका बेनिफिट्स क्या है ना, उसका जो जो प्रॉब्लम था इसका बेनिफिट वो हो जाएगा। क्या क्या बेनिफिट हो जाएगा? पहला बेनिफिट मोर रिजॉल्विंग पावर। पहला बेनिफिट क्या है? मोर रिजॉल्विंग पावर। इनका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिंग टाइप से। दूसरा चीज़, इनमें मिरर यूज होता है और मिरर का नो क्रोमेटिक एब्रेशन। मिरर्स डू नॉट हैव क्रोमेटिक एब्रेशन। मिरर्स का क्रोमेटिक एब्रेशन होता नहीं है, ठीक है। ये एक फायदा हुआ हम लोगों को। तीसरा चीज़ क्या फायदा हुआ, ये बड़े भारी थे, इधर उधर लेके जाना मुश्किल होता था, तो ये क्या हुआ ना, लाइट वेट हो गया, थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो गया। इकोनॉमिकल मतलब पैसा खर्चा कम हुआ, और इजी हैंडलिंग हो गया। इजी हैंडलिंग, इनको हैंडल करना थोड़ा सा इजी होता है, इजी हैंडलिंग। इसका एक फोर्थ वाला पॉइंट है क्या ना, इसमें रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो ब्राइट इमेज फॉर्मेशन होता है। इसमें ब्राइट इमेज फॉर्मेशन होता है। क्यों? ड्यू टू नो लॉस ऑफ एनर्जी। ड्यू टू नो लॉस ऑफ एनर्जी इसमें ब्राइट इमेज फॉर्मेशन होता है। यही सब रीजन्स हैं कि हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को धीरे धीरे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनवाने में लगे हुए हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? उसके इसका फायदा है। क्या क्या फायदा है मैं आपको बता दिया। समझ में आ गया बच्चों? 4 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके इंपॉर्टेंट है, और मैं तो कहता हूँ 5 नंबर का सवाल पक्का है इसमें से, है ना। इस बार तो पक्का 100% 5 नंबर का सवाल आएगा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, और आप उसको ध्यान से पढ़ना। क्या क्या चीज़ें बताया मैंने, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका डायग्राम, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, इमेज कैसा फॉर्मेशन होता है, मैग्निफिकेशन के 2 केसेस, अगर डी पे करवाओ तो क्या होगा, इन्फिनिटी में करवाओ तो क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। तो इसी के साथ बच्चों पहला चैप्टर हमारा सीरीज़ का 69 आउट ऑफ 70 में ख़त्म हुआ है। हमारा पहला चैप्टर था रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9, और वो ख़त्म हो गया है। मैं आपको एक मास्टर वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको इसी चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सब कुछ कैसे लिखना है क्या नहीं, सारे डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। और अगला जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो है वेव ऑप्टिक्स। आप जल्दी से, अभी भी अगर नहीं पढ़े हो तो सारे रे ऑप्टिक्स के चैप्टर ख़त्म कर दो, और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन जरूर पार्टिसिपेट कर लेना। और नेक्स्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। जो भी आपके दोस्त लोग पढ़े नहीं है सबके साथ वीडियो को शेयर करिए। और यार आप लोगों को थोड़ा क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, सो दैट मैं मेरे वीडियो में इंप्रूवमेंट लेके आ पाऊँगा और मैं क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँगा। समझ में आ गया? तो चलिए फिर आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी चैप्टर को यहीं पे रहने देते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।